नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग सेट कर रहे थे यूपी जीके के, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आपकी जितने भी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, सभी के लिए ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं को शुरू करेंगे, है ना? ये सेट नंबर चौथा है। इससे पहले अगर आपने 3 सेट नहीं देखे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, कहाँ पीडीएफ मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ इसका जो लिंक दिया है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015 के संबंध में ये कथन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करो। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं, उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कह रहा है कि इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेक लिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्यप्रवाह को परिभाषित नहीं करते हैं। ये गलत हो जाएगा। चौथे में आओ, कह रहा है कि सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। ये भी ठीक है, यानी कि 1, 2 एंड 4 1, 2 और 4 सही होंगे। डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि बात सूचना आयोग की कर रहा है, सूचना का अधिकार नियम की कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक इससे संबंधित आयोग भी है, इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, इसका गठन किया गया था। पता है आपको? इसका गठन किस अधिनियम की कौन-सी धारा के अनुसार किया गया था? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसमें एक धारा दी गई है। धारा नंबर है 15। इस तरह के स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखोगे। धारा 15 के अनुसार इस आयोग का गठन किया गया। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में आयोग है, इस आयोग इस आयोग में कौन-कौन है? क्या पता है आपको? इस आयोग में एक है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, इनकी संख्या है 1 और इसके अलावा 10 मैक्सिमम, याद रखो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 10 हैं राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त। अब सवाल ये आता है कि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल महोदय। लेकिन राज्यपाल महोदय इनकी नियुक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी इनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? तो सिफारिश करते हैं सीएम साहब। सीएम और उनकी दरअसल सीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, ठीक है? और इन्हीं के द्वारा सिफारिश की जाती है गवर्नर को और फिर गवर्नर इनकी नियुक्ति कर देते हैं। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग है, ये बना कब था? इसकी तारीख बता सकते हो आप? तारीख भी याद रखना पूछा जाता है। वर्ष है 2005, नवाँ महीना है, नवाँ महीना है, ठीक? और 14 तारीख है, 3 यानी कि 14/9/2005 इस तारीख को ये बना था। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर होगा डी। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। सेकंड कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्ति ये दिए हैं, उनकी भूमिकाओं पर विचार करो और साथ ही साथ मैच कराइए। नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ से बागडोर संभाली थी? ये कानपुर से। कारू भगत ने रानीपुर से संभाली थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से और खान बहादुर ने बरेली से 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। तो ये ऐसे ही सही हो जाएँगे सारे के सारे। ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा। ठीक? अब इसमें ये नया नाम आ गया, कारू भगत। इनसे और इन्हीं से संबंधित कुछ मिलते-जुलते नाम और हैं क्रांतिकारियों के। हालाँकि ये केवल और केवल इतिहास के पन्नों में बहुत अंदर दर्ज हैं।
आम तौर पर ये सामान्य पुस्तकों में मिलते नहीं हैं, इसलिए सवाल अ, गलत हो जाते हैं, है ना? लेकिन आज का यूपी ट्रिपल एससी आयोग ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 1-2 नाम आपको बताता हूँ। एक नाम है रघुवर दयाल, रघुवर दयाल श्रीवास्तव। इनका नाम बहुत पूछा जाता है। ये साधारणतया पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। आप जब गवर्नमेंट ऑफ़िशियल साइट्स में जाओगे तो वहाँ पर इनके नाम मिलते हैं। जैसे इंडियन कल्चर्स में जब आप देखोगे तो वहाँ पर इनके नाम मिलेंगे। ठीक? एक नाम और है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर, धन सिंह गुर्जर। इसके अलावा पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, उनका नाम भी याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं। इसके अलावा राम दयाल पांचाल, उनके नाम याद रखना, यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ सकता है क्योंकि बहुत छुपे हुए क्रांतिकारियों के नाम पूछ रहा है। अच्छा, ये जो रघुवर दयाल श्रीवास्तव हैं, ये क्यों फेमस हुए थे? ये एक क्रांतिकारी थे। ये क्रांतिकारी थे और उनका संबंध किस जिले से था? ये पूछता है। ये थे आजमगढ़ से, आजमगढ़ से। ठीक? 1911 में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 1949 में। कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर, ये कहाँ से हैं? ये अपने मेरठ से हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है आजमगढ़, तो ये यहीं से हैं। गुर्जर साहब मेरठ से हैं और श्रीवास्तव साहब आजमगढ़ से हैं। अब यहाँ पर आओ मुनीश्वर दत्त उपाध्याय। ये जो मुनीश्वर दत्त उपाध्याय हैं, ये कहाँ से थे? ये थे प्रतापगढ़ से, जिला याद रखना, ठीक है? रामदयाल पांचाल साहब, रामदयाल पांचाल साहब ये जालौन से थे। इनका जन्म हुआ था 1918 में, 1918 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, एक मैं नाम और लिखता हूँ। मैंने लिखा शचीन्द्र नाथ सान्याल। क्या पता है सचिन नाथ सान्याल कहाँ से थे? ये वाराणसी से थे, वाराणसी से। और 1893 में इनका जन्म हुआ था, सान्याल साहब का। ठीक? तो इन सब के नाम याद रखो, पूछे जाते हैं। अच्छा, सवाल में कारू भगत था, तो इनके बारे में भी जान लो। ये भी एक क्रांतिकारी रहे हैं, कारू भगत। ये जो कारू भगत साहब हैं, ये कहाँ से हैं? पता है आपको? ये झांसी से हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, झांसी, अपना उत्तर प्रदेश का जिला। और कारू भगत के बारे में ये याद रखोगे, जन्म 1917 के आसपास हुआ है, के आसपास। हालाँकि बहुत पुख्ता सबूत इनके बारे में नहीं मिलते हैं, केवल और केवल इतनी जानकारी मिलती है कि भाई इनका जन्म 1917 1910 के दशक में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं पर रानीपुर में, रानीपुर में। इनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे और ये भी क्रांतिकारी थे। नाम है पुनीत भगत, पुनीत भगत। और इसके बाद फिर कारू भगत साहब की मृत्यु हो जाती है 1993 के आसपास इनकी मृत्यु होती है जाके। और उसके बाद आज़ादी के बाद इनको कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, है ना? तो ख़ैर वापस आ जाओ अपने सवाल में। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा, ये सारे के सारे सही हैं। ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा चौथा। अब आ जाओ तीसरे में। थर्ड कह रहा है प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? रविशंकर प्रसाद वाराणसी से हैं, बिल्कुल सही है। और फिर आगे कह रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये मुजफ्फरनगर से हैं, बिल्कुल ठीक है। सौरभ शुक्ला ये गोरखपुर से हैं, हाँ बिल्कुल सही है। मुजफ्फर अली ये प्रयागराज से हैं, ये गलत हो जाएगा। ये प्रयागराज से नहीं है, ये लखनऊ से हैं, लखनऊ। ठीक? और ये जो मुजफ्फर अली हैं, ये फ़िल्म निर्माता और फैशन डिज़ाइनर हैं, तो डी पार्ट गलत होगा। कह रहा है कौन-सी जोड़ी गलत है? डी वाली। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। निवेश सारथी पोर्टल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? निवेश सारथी पोर्टल ये दरअसल नवंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। हुँ। देखो, मैं बात कर रहा हूँ निवेश सारथी की, निवेश सारथी पोर्टल। जब आप प्रदेश की आधिकारिक साइट पे जाते हो,
तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और जानकारी ये भी मिलती है कि इसको जो लॉन्च किया गया था, ये नवंबर 2022 में। और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लॉन्च किया गया इसे? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाना। याद रखो, राज्य के निवेशकों राज्य के निवेशकों के अनुभव को व्यवस्थित करना, उसे बेहतर बनाना। साथ ही साथ निवेशकों को निवेशकों को कुछ सुविधाएँ प्रदान करना, कुछ सुविधाएँ देना। ये भी इसका टारगेट है, ये भी इसका लक्ष्य है। अब सवाल ये आता है कि कुछ सुविधाएँ देने का मतलब क्या है? कौन-सी सुविधाएँ? जैसे आशय पत्र दाखिल करना, ठीक है? इसके अलावा समझौता ज्ञापन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर करना नहीं मतलब करने में सहायता प्रदान करना। इसके अलावा निवेश शुरू करना, हालाँकि ये नहीं करेगा, ये निवेश शुरू करने में सहायता करेगा। कुल मिला के ये सहायक की भूमिका निभा रहा है, ठीक है? इसके अलावा कोई शिकायत आ गई है, शिकायत का निस्तारण करवाने में सहायता करना, इस प्रकार के इसके कृत्य हैं। कुल मिला के ये जो पोर्टल है, ये निवेश का माहौल तैयार करता है। तो निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था करना, बिल्कुल ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र एक प्रकार का है, बिल्कुल सही है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बैठक का प्रबंधन मॉड्यूल तैयार करना, ये भी ठीक है, ठीक है? तो यहाँ से तीसरा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5वाँ नंबर, क़ुराए चंदायन, मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफ़ी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? मैं आपको लिए चलता हूँ दाऊद साहब के पास, आ जाओ। एक साहित्यिक कृति है लौर चंदा, ये वास्तव में एक साहित्य कृति है, गौर करना। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग-लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई होगी, लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास की है, जो लॉर्ड चंदा के बारे में बयाँ करती है और इसका नाम है चंदायन, चंदायन। और ये चंदायन है किसकी? ये है मुल्ला दाऊद की। अच्छा, ये जो चंदायन है, किस भाषा में लिखी गई है? याद रखिएगा हिंदी की अवधी भाषा हिंदी की अवधी भाषा में, ठीक है? और ये जो कहानी है, ये दरअसल प्रेम प्रसंग पर आधारित है, प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर प्रेम प्रसंग पर आधारित होगा, फिर कोई न कोई प्रेमी होगा, कोई न कोई प्रेमिका होगी। तो इसमें ये जो लौर है, लौर चंदा है, इसमें लौर है या फिर इसी को लौरिक भी कहा गया है। ये जो लौर या लौरिक है, ये अहीर समुदाय का व्यक्ति है, अहीर समुदाय से व्यक्ति है। और ये जो चंदा है, चंदा, ये कौन है? ये शासक की पुत्री है, शासक की पुत्री है। तो बस इन्हीं के प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें दिया गया है, मुल्ला दाऊद ने समझाया है और ये हिंदी की अवधी भाषा में इसको वर्णित किया गया है। ठीक, तो सही कौन हो जाएगा? लौरिक चंदा, ये पार्ट। हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित कथन दिए हैं। इन कथनों में बताइए कि कौन-सा कथन गलत है। पहले इस योजना को समझ लो। योजना कौन-सी है? योजना है किसानों के लिए दुर्घटना किसानों के लिए दुर्घटना योजना। देखो, योजना का नाम है किसानों के लिए गौर करना, दुर्घटना मुआवजा योजना, मुआवजा योजना। तो अगर किसान किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हाथ-पैर अगर वो गँवा देता है या अपनी जान गँवा देता है, तो उसे क्या मुआवज़ा दिया जाएगा? इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि अगर ये दोनों हाथ दोनों हाथ व पैर अगर इसका नुकसान होता है, तो फिर इसे 5 लाख
रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसका एक अ अ, एक पैर और एक हाथ, अगर इसका नुकसान होता है, एक हाथ और एक पैर का, तो मुआवजे के रूप में जस्ट वेट 5 लाख यहाँ पर है और एक पैर, एक हाथ चला जाए तो फिर यहाँ पर भी 5 लाख होगा। 2 नहीं, 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इसका एक पैर, गौर करना, एक पैर से अगर ये विकलांग हो जाए, तब इसको कितना राशि मिलेगा? एक पैर से अगर ये विकलांग हो जाता है तो 2 से लेकर 3 लाख रुपए की इसे सहायता राशि दी जाएगी। अगर मान लो इसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर इसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। 5वीं कंडीशन है कि अगर मान लो 25% से लेकर विकलांगता 50% तक हो जाए, विकलांगता 25 से लेकर 50 हो जाए तो 1 से लेकर 2 लाख रुपए से सहायता राशि या मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। अगर इसकी आँखों की हानि हो जाए, किसान की आँखों की हानि हो जाए, तो इसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इन कंडीशंस को ध्यान देना। तो इन्हीं कंडीशंस को ध्यान देते हुए यहाँ पर पढ़ो आके ज़रा। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। चूँकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो परिवार को ही मिलेंगे। बिल्कुल सही है। एक हाथ और एक पैर की हानि हो जाए, तो मुआवजा 3 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या ये सही है? एक हाथ और एक पैर अगर उसका ना रहे, तो मुआवजा 3 लाख तो नहीं मिलेगा, है ना? ये गलत हो जाएगा। तीसरे में आओ, यदि कोई किसान 25% से लेकर 50% से कम विकलांगता से ग्रस्त हो, 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक उसे सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ मैंने 25 से 50 में क्या बताया था? वापस आओ ज़रा। 1 से लेकर 2 लाख तक, ये सही हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट। तो आ जाओ डी में। कह रहा है दुर्घटना में दोनों हाथ और दोनों पैर अगर इस ये गँवा दे, दोनों हाथ और दोनों पैर अगर गँवा दे, तो फिर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर 5 लाख होने चाहिए। एक हाथ और एक पैर की हानि हो जाए, तो मुआवजा कितना मिलेगा? 5 लाख। तो छठे का हो जाएगा बी पार्ट। 7वें में आओ ज़रा, 7th देखो। 7th में कह रहा है कि ये क दिए हैं, सूची दी है, इन सूचियों को मिलाइए। अयोध्या, फैज़ाबाद यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में है महर्षि वाल्मीकि। लखनऊ में लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। जेवर नोएडा से संबंधित है और वाराणसी लाल बहादुर से संबंधित है। ठीक? तो सही उत्तर होगा 7वें का। ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। मैच करा लो। अब आ जाओ 8वें में। 8th नंबर क्या कह रहा है? एक योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। फैब्री कहते हैं इसको, ABRY तहत पात्रता मानदंड के संबंध में ये कथन दिए हैं। बताओ कि इनमें कौन-सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में समायोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है ये? ठीक? गौर करना। इसके बाद दूसरे में कह रहा है कि कर्मचारियों को 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। ठीक है? कर्मचारियों के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफ योजना में योगदान देना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। तो किसी भी योजना को आप अगर पढ़ें, गंभीरता से उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख के पढ़ें, क्योंकि सवाल आजकल ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। ठीक, 9th देखो, उत्तर प्रदेश आपराधिक अध्यादेश 2024। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में बताओ कि कौन-सा कथन सही है? पढ़ो। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। फिर से इसको पढ़ते हैं 1 मिनट। काहे की बात की गई है? उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून अध्यादेश 2024 की। फिर से पढ़ो इसको। पहला, यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम
2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत पर रोक रोक लगाते हैं। ये भी ठीक है। 1, 2, 3 हो जाएगा। सी पार्ट। 10वीं में आ जाओ। तो अंत में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं था? जारे तो था, उसी के मेंबर थे ये। शिवाजी समिति का संबंध भी था। अनुशीलन समिति का संबंध नहीं था। मातृ देवी संगठन का भी संबंध था इन्हीं से। यहाँ पर आओ, मैं आपको लिए चलता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल साहब के पास। राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना। सबसे पहले एक वर्ष याद रखो 1918 1918। 1918 में इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र किया था। मैनपुरी षड्यंत्र। एक संगठन था जिसका नाम है मातृ देवी। मातृ देवी संगठन। ये मातृ देवी संगठन के सदस्य थे। एक संगठन था एचआरए, इसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के ये संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य और आगे चल के इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड कर दिया था। काकोरी ट्रेन लूटी थी। ठीक। और आगे बढ़ो जरा। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक बात और याद रखना। फिर आगे चल के जब काकोरी ट्रेन कांड इन्होंने कर दिया था, फिर आगे चल के इनको फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर को 1927 में। वहां पर फांसी दी गई थी। उन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। और ये दरअसल एक समिति से और संबंधित थे। इस समिति का नाम है शिवाजी शिवाजी समिति। कहते हैं कि शिवाजी समिति और मातृ देवी संगठन में इनके सहयोगी एक शख्स थे जिनका नाम था गेंदालाल। गेंदालाल इन्हीं के सहयोगी थे, है ना? वापस आ जाओ क्वेश्चन में। 10वीं का सी पार्ट सही होगा। अब आ जाओ 11 में। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया था? गुणवत्ता पहल संकल्प का नेतृत्व किया था क्यूसीआई। इसको बोलते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद। ये पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर। तरह कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नृत्य रूप है जो बरसात के मौसम में महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ये कजरी होगा। दरअसल वर्षा ऋतु में सावन में ये किया जाता है ना? और इसकी उत्पत्ति पूछा जाता है, याद रखना। इसकी उत्पत्ति हुई थी इसकी उत्पत्ति ये हुई थी मिर्जापुर। मिर्जा। और 4 अखाड़े हैं जो हमने आपको यूपी स्पेशल के बैच में तो करवाए भी हैं, जैसे खड़ा अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा या फिर मालवी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, है ना? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में 13 में। 13 नंबर। 13 क्या कह रहा है? पढ़ो जरा इसको। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की है? झांसी की रानी की रचना की है सरोजिनी नायडू तो गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान सही होगा। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके बारे में तथ्य इसलिए आप याद रखोगे चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जन्म ईयर भी आप याद रखोगे आप, क्योंकि आयोग ने पिछले कई एग्जामों में ईयर्स पूछे हैं। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है। डेथ डेथ होती है 1948 को। अच्छा, ये जो जन्म हुआ है कहाँ पर इनका हुआ? स्थान क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज। और प्रयागराज में निहालपुर एक लोकेशन है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं। जैसे कुछ रचनाएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं।
झांसी की रानी, जो अभी आपसे पूछा गया है, झांसी की रानी इन्हीं की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, कैसा हो बसंत इन्हीं की रचना है ना? राखी की चुनौती, राखी की चुनौती इन्हीं की रचना है। इसके अलावा विदा इन्हीं की रचना है। इसके अलावा जलियांवाला बाग में बसंत इन्हीं की रचना है। ठीक, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 13 का बी पार्ट सही होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ 14 में। कह रहा है जिला बनने से पहले, जो एक जिला है अपना शामली, किस जिले की तहसील थी? ये किस जिले की एक तहसील हुआ करती थी? और अब जब से ये जिला बन गया है, इसका प्रारंभिक नाम बता दो मुझे क्या था? देखो, शामली में आओ जरा, यहाँ पे आओ। मैं आपको लिए चलता हूँ शामली। थोड़ी सी शामली की सैर करा दें हम आपको। शामली ये जिला बना था, ठीक, लेकिन इससे पहले जिला नहीं था। ये जब जिला बना है ना, तो मुजफ्फर नगर से अलग होके बना है, से अलग किया गया और तब ये बना है। अच्छा, इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था इसका प्रबुद्ध नगर। प्रबुद्ध नगर, ये मान लेते हैं है शामली। गौर करना, शामली के जब आप पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको एक जिला मिलेगा, मुजफ्फरनगर। जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा सहारनपुर। जब आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा बागपत। और जब आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा हरियाणा। इसकी लोकेशन याद रखना, आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसे स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, शामली में ही एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, 1857 की क्रांति। इसके बारे में एक बात याद रखना, 1857 की क्रांति में जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये भड़क गए थे। यहाँ पर एक जगह है पुनराई, पुनराई तहसील। कहते हैं क्रांतिकारी जब भड़के तो उन्होंने पुनराई तहसील में आग लगा दी थी। आग लगाई 1857 की क्रांति के समय। तो इस प्रकार के फैक्ट भी आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं, याद रखना। वापस आ जाओ अपने सवाल में। कह रहा है कि किस जिले की तहसील थी पहले? तो मुजफ्फरनगर। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? प्रबुद्ध नगर। डी पार्ट सही हो जाएगा। 15 देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले इस सत्ता का नियंत्रण था। मैं आपको ले चलता हूँ आगरा के पास। पहुंचो फटाफट। ये आ गए हम आगरा में। ठीक है, कुछ बातें यहाँ से एज इट इज आप याद रखोगे। जैसे इसको इस्टेब्लिश किया था, अर्थात इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1504 में, 1504। इसके बाद आगरा शहर ये मुगलों के कब्जे में आया, मुगलों के कब्जे में आया। इसके बाद फिर ये इस पर मराठों ने कब्जा किया, मराठा ने कब्जा किया। ये क्रम से याद रखना। फिर इसके बाद एक वर्ष आता है 1803। 1803 में इस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ठीक है, याद रखना, ब्रिटेन से पहले किसका कब्जा था? मराठा का। मराठों से पहले मुगलों का कब्जा था। अच्छा, ये जो आगरा क्षेत्र है, इसे एक नाम दिया जाता है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो दीन ए इलाही धर्म का जन्मदाता कहा जाता है, तो यही है। चूंकि दीन ए इलाही धर्म का जन्म स्थान आगरा ही है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा गया था कि भाई मुझे ये बता दो, 1803 में जब अंग्रेज इस पर कब्जा किए थे, उससे पहले किसका कब्जा था? तो ये था मराठों का। 16 देखो, 16 नंबर। कहा गया है कि ये कथन दिए हैं, पढ़ो और बताओ कि कौन से सही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के आधार पर बताओ कि सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इस आयोग अधिनियम के बारे में बता दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। गौर करना, सबसे पहले मुझे बताओ ये लागू कब किया गया था?
ये जो जस्ट वेट पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ये अधिनियम लागू कब किया गया था? ये लागू हुआ था, एक तारीख याद रखना। कौन सी तारीख? 5 जनवरी, 5 जनवरी 1996 को लागू हुआ। इस अधिनियम में समय-समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ, 2 संशोधन आप याद रखो। एक 2007 में किया गया संशोधन और एक संशोधन किया गया 2014 में। जो 2007 में संशोधन किया गया था, इसमें एक अध्यक्ष इस आयोग में होगा और इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष इस आयोग में होंगे। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष होंगे, 1 अध्यक्ष होगा और साथ ही साथ 17 अन्य सदस्य होंगे। ये संशोधन किया गया। फिर आया 2014, फिर से इसमें एक नया संशोधन किया गया और कहा गया कि भैया 1 तो होगा अध्यक्ष इस आयोग में, 2 होंगे उपाध्यक्ष उस आयोग में और फिर 25 होंगे सदस्य इस आयोग में। आपसे कौन-सा ईयर पूछा गया है? आपसे पूछा गया है, ईयर नहीं दिया है ना, यहाँ पर दिया है सीधा। 1996 के अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 17 सदस्यों की स्थापना की थी। ये गलत है। 14 में क्या हुआ? 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 25 सदस्य। हाँ, ये ठीक हो जाएगा। 7 में क्या हुआ? अधिनियम ने आयोग की मूल संरचना को बनाए रखा। नहीं थोड़ा बहुत बढ़ाया-घटाया गया था। 2007 में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 25 कर दी गई। ये भी गलत हो जाएँगे। बी पार्ट सही होगा। ठीक। बी पार्ट इसलिए सही होगा क्योंकि 2014 में जो संशोधन किया गया था उसमें 1 अध्यक्ष था, 2 उपाध्यक्ष थे और 25 सदस्य थे। तो यही सही हो जाएगा बी। अब आ जाओ 17 में। 17 क्या कह रहा है? 17 में कह ये रहा है कि जो अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों से मिलकर किया गया था। इनमें से कौन सा गांव नहीं था? सीसामऊ था, कुरस्वाम था, पटकापुर था, बिठूर नहीं था। ये गलत हो जाएगा। आओ जरा कानपुर के बारे में समझ लें। महत्वपूर्ण ईयर्स याद रखना। ठीक है? देखो, मैं आपको कानपुर की सैर करा दूं कुछ जानकारियों के साथ। सबसे पहले तो इसकी स्थापना याद रखो। कितनी बार रिपीट हो जाए आपके ये सारे के सारे फैक्ट की याद हो जाएं, दिमाग में आ जाएं। ठीक है? इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी हिंदू सिंह ने। हिंदू सिंह। और ये कहाँ का राजा था? ये था सनकंडी। सचेंडी कहते हैं, सनकंडी का राजा था। और साथ ही साथ कानपुर का जो मूल नाम था वो क्या था? वो था कान्हपुर। शुरुआत में कई गाँवों को मिलाकर इसे बनाया गया था, जिसमें एक गाँव कानपुर भी था, एक क्षेत्र था या हम कहें एक गाँव था, ये था पटकापुर, ये भी एक गाँव था, इसको भी समाहित किया गया था। पुरास्वाम एक गाँव था, इसको भी शामिल किया गया था। जूही एक गाँव था, इसके अलावा सीसामऊ, इन सभी क्षेत्रों को मिला के कानपुर की नींव डाली गई। सवाल हम ये पूछते हैं आपसे कानपुर में, बताओ मुझे शासन किया किसने? शासन किसने-किसने किया? इसकी लिस्ट याद रखना, क्योंकि पूछी जाती है। सबसे पहले कानपुर में कन्नौज और एक जगह है कालपी। कन्नौज और कालपी के शासकों का यहाँ पर शासन था। जब ये शासक कमज़ोर पड़े होंगे, तो फिर मुस्लिमों ने इस पर धावा बोल दिया। मुस्लिम शासक यहाँ पर अपनी सत्ता जमा बैठे। फिर इसके बाद 1773 1801 में अवध अवध के नवाब अल्मस अली अल्मस अली इनको गद्दी दे दी गई यहाँ की। लेकिन ये जो 1773 से 1801 का दौर है, ये अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे। यानी कि 1773 में ये अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र आ चुका था कानपुर। ठीक है? अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। याद रखो 1778 में क्या हुआ? 1778 में यहाँ पर एक छावनी बनाई गई। 1778 में यहाँ पर छावनी बनाई गई। इसके बाद फिर एक वर्ष और याद रखना है 1832 1832 में हुआ ये था कि जीटी रोड के निर्माण के बाद ये इस शहर को इलाहाबाद से जोड़ा गया था। इलाहाबाद से
इसे जोड़ा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स हैं, एज़ इट इज़ आपको याद रखने हैं, सवाल पूछे जाते हैं। 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी। आ जाओ 18 में, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ठीक है? 18 उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है? ये तो वाराणसी है। 19 देखो, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लागू किया, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा है? तो व्यक्तिगत सिद्धांत तो डलहौजी लाया था, ठीक है? डलहौजी, तो वालिस गलत हो जाएगा, वेलेज़ली गलत हो जाएगा, बेंटिक गलत है, कैनिंग गलत है। ई पार्ट इसमें सही होगा। 20 में आ जाओ, 20 नंबर में। 20 कह रहा है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में ये जो कथन दिए हैं, बताओ कि कौन-सा कथन सही होगा? पहला कह रहा है कि यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं। बिल्कुल ठीक है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, लक्ष्मीबाई जी की कांस्य प्रतिमा मिलती है और एक स्क्रॉल मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ये पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में दिया जाता है, ये भी ठीक है। पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। हाँ, ये भी सही है। दरअसल एक पोर्टल है जिसका नाम है खेल साथी पोर्टल, ठीक है? इसी के माध्यम से इसको ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, तो सारे के सारे सही हो जाएँगे। 1, 2, 3 और 4 सी पार्ट। तो ये सेट नंबर 4 है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। लेकिन हाँ, चलते-चलते 2-3 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस में किसी भी बैच से एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके का बैच, कंप्यूटर का बैच, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज़ आपको बैचेस मिल जाएँगे जैसे स्पेशल हिस्ट्री, जियोग्राफी और भी कई सारे बैचेस। तो आप अगर चाहें तो इन बैचेस से एनरोल कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।